दोस्तों अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं एक मेहमान जिनका नाम अनीसुर रहमान है। पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ राजद के युवा नेता भी हैं और लगातार समाज के अलग-अलग कार्यों में लगे रहते हैं। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं समाज के एक ऐसे अहम मुद्दे पर, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ख़ास करके गरीब लोग जो हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या फिर मिडल क्लास फैमिली है, काफ़ी परेशान इस वजह से है क्योंकि स्वास्थ्य सिस्टम एक तरफ तो खराब है ही, वहीं दूसरी तरफ लोग इलाज के लिए पैसे नहीं एकत्रित कर पाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कि सरकारी कई सारी स्कीम्स हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ अनीसुर रहमान साहब हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं हिंदुस्तानी मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि समाज के अहम मुद्दा को लेकर आज जिस तरह से आप जो लाइव आए हैं, मुझे लगता है कि इससे समाज में बहुत फ़ायदा मिलेगा लोगों को आपके थ्रू। अनिसुर रहमान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप कहीं न कहीं समाज के अलग-अलग कार्यों में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य सिस्टम जो है हमारे देश में वो काफ़ी कहा सकता है कि उतार-चढ़ाव का रहता है और अक्सर ऐसी खबरें सामने आती है कि लोग इलाज की वजह से जो है वो इलाज नहीं हो पाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। कभी अस्पताल के बाहर लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं और तरह-तरह की खबरें आती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ है कि भारतीय सरकार हो या चाहे अलग-अलग राज्य सरकार हो, वो इस बात को काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो फ्री में, मुफ़्त में इलाज करवाते हैं और कई सारे लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं। लेकिन ये कैसे ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाए, एक गरीब आदमी, एक वंचित आदमी जब अचानक बीमार पड़ जाता है, मान लेते हैं कि उसे अचानक ये खबर मिलती है कि उसकी तबीयत काफ़ी खराब है, तो किस तरह से इलाज करवा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले इस देश में, भारत देश में जो अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो स्वास्थ्य का मुद्दा है। जी। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा इस समय प्रेज़ेंट में भी कोई मुद्दा है, क्योंकि जिस घर में हम देखते हैं 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, कहीं न कहीं 1 से 2 लोग बीमार ज़रूर मिलते हैं। बिल्कुल। इसमें सरकार की पहल रहती है, लेकिन ग्राउंड पर जो जिस तरह से काम होना चाहिए स्वास्थ्य पर, सरकार कहीं न कहीं विफल है। एक पीएचसी से लेके, एक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर, जब एक जिला अस्पताल में आप जाते हैं, वहीं हमारी स्वास्थ्य सिस्टम दम तोड़ देती है। हुँ, और किसी भी मरीज के लिए जो शुरुआती ट्रीटमेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो शुरुआती ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलती है, तो बाद में ये हमारे लिए ज़हर बन जाता है और बाद में ये पेशेंट जो है, दर-दर भटक कर या तो जो है ज़िंदगी दम दम तोड़ देती है, या फिर जो है अपना घर बेचकर वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। ये मिडल क्लास की बात कर रहे हैं या गरीबी रेखा से बात कर रहे हैं नीचे। इस समय जो भारत सरकार है, अभी इस समय जो आयुष्मान कार्ड दे रखी है भारत सरकार, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब ग्राउंड पर बहुत काम नहीं हो रहा है उस पर। क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा जो आयुष्मान कार्ड है, वो भी मतलब जिस तरह से बेनिफिट होना चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया देने का काम किया मरीज़ों को, तो उस तरह से भी मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से होनी चाहिए। वो इसका यही मसला है कि ग्राउंड पर हमारे पास सिस्टम अभी भी बहुत कम है। जब आप जिला अस्पताल में जाएँगे, तो हमारे पास कभी एमआरआई की मशीन खराब रहती है, तो कभी सीटी स्कैन की मशीन खराब होती है, कभी डॉक्टर नहीं होते हैं, तो कभी मेडिसिन नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो भारत सरकार सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य का जो मामला जो डिसाइड करे, वो नीचे से। जिस तरह के हालात है, अगर बात करें स्वास्थ्य सिस्टम की, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में, अगर आप देखेंगे एजुकेशन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है, सरकार भी जागरूक तो करना चाहती है। यकीनन वो तरह-तरह की बातें करती है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करती है, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी है वो तो परेशान हो ही रहे हैं, कहीं न कहीं अस्पतालों का चक्कर काटते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, अगर अचानक कोई इंसान बीमार हो जाता है, तो वो किस तरह से प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? क्या उसके तरीके होते हैं? कैसे, क्या ये हर एक अस्पताल में अवेलेबल होता है? क्या तरीका है कि गरीब आदमी कैसे इलाज कराए? देखिए, ये जो आयुष्मान कार्ड का जो कैटेगरी जो बाँटा गया था, 2011 में जो सर्वे हुआ था, उसके जी। अकॉर्डिंग जो गरीबी रेखा में थे, उनको ही जो है मिल पा रहा है। ये 2000 उसके बाद जो है भारत सरकार ने अभी तक सर्वे नहीं कराया है गरीबी रेखा का, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी परेशानी हो रही है। आज जो है 15 साल होने जा रहा है, 15 साल के बीच में कोई भी गरीबी रेखा का इस तरह का कोई चयन नहीं किया गया है।
तो जो 2011 सर्वे में जो जिसका राशन कार्ड और जो गरीबी रेखा में जिनका नाम था, उसी को राशन कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। उसके बावजूद भी भारत सरकार जो है जो प्रधानमंत्री राहत कोष से पीएमओ फंड होता है, चीफ मिनिस्टर फंड होता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। जिस राज्य के जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, उन तक को भी जो इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनके कलम से पैसे मिलने हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड में जो भी हमारे समाज की जो यूथ है, तबका जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्वास्थ्य पर, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों की मदद पहुँचा सके। अब ये दिक्कत इस बात की होती है कि आयुष्मान कार्ड पर तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जो भी फंड है जो पेशेंट को मिलता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसके बारे में जैसे दिल्ली जैसे अस्पतालों में क्या होता है कि बहुत सारे बिहार के गरीब पेशेंट आते हैं, लेकिन दिल्ली भी के एम्स भी जो है फुल्ली गवर्नमेंट है होने के कारण नहीं, वो सेमी गवर्नमेंट है। अगर कोई किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है दिल्ली में, एम्स में, तो फिर भी 1 लाख सवा लाख रुपए लग जाता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि यहाँ ये पैसा कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं। कैंसर पेशेंट आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट तो जैसे बिहार एक ऐसा राज्य है, ये मतलब बहुत अच्छा ये अच्छी चीज़ मेडिकल पर काम कर रही है, कि बिहार पेशेंट को दिल्ली से बिहार आना नहीं पड़ता है फंड लेने के लिए। वो फंड जो है आपको दिल्ली में ही अवेलेबल मिल जाता है, बिहार भवन में ही आप आवेदन करें। और मैं बताना चाहता हूँ कौन-कौन से, जैसे किसी भी अस्पताल में, और दिल्ली के लगभग 200 हॉस्पिटल ऐसे हैं, मैं आपको भेजूँगा लिस्ट, जिसमें आप जो है इलाज करा के आप चीफ मिनिस्टर फंड जो है और प्राइम मिनिस्टर फंड ले सकते हैं, एम्स के अलावा। तो जैसे क्या हो गया, तरीका होता है इसके लिए? मतलब मैं कैसे मैं बताता हूँ कोई भी जैसे व्यक्ति इलाज करवा सकता है या फिर कोई जो गरीबी रेखा का व्यक्ति है, कौन देखिए करवा सकते हैं? बिहार सरकार जो है बीपीएल कार्ड तो बनाया भी, जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के करीब हैं, बहुत मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो लोग जो है इनकम सर्टिफिकेट एक ब्लॉक से सर्किल ऑफिसर बनाते हैं, वो जी। 2 लाख से नीचे का, 1.5 लाख 1 लाख से नीचे का वो बनवा ले इनकम सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं एक आय लाख प्रमाण पत्र, जिसको एक आय लाख से प्रमाण नीचे होना। 1 लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र वो बना के तहसील सर्किल ऑफिसर बना के दे देते हैं हमारे यहाँ सीओ। उसके बाद क्या करते हैं कि जब भी किसी भी हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं, जैसे हम एक बात कह रहे हैं एस्कॉर्ट में, मुझे हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, तो एस्कॉर्ट में हार्ट का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने लिख दिया है मुझे 5 लाख रुपया, लेकिन अच्छा। बिहार सरकार भी हॉस्पिटल में भी कैटेगरी बांट रखा है मतलब इलाज के लिए। हार्ट के लिए मैं 1 लाख रुपया दूंगा, उसके बाद जो है कैंसर के लिए 1 लाख रुपया दूंगा, किडनी के लिए 3 लाख रुपया दूंगा, इस तरह से कैटेगरी बांट बांट रखा है। तो इसमें क्या है कि आप 2 तरीके से, जैसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो आप 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर फंड, दूसरा प्राइम मिनिस्टर फंड। तो जैसे हम इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास बन के आ गया, मेरा आधार कार्ड है, डॉक्टर जो देख रहा है उसका ओपीडी कार्ड, और जो एस्टीमेट बना रखा है डॉक्टर ने, जो आपको एस्टीमेट बना के दिया है डॉक्टर ने, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का एस्टीमेट दिया है डॉक्टर ने, उसका जो है आप जो है बना सकते हैं, जो है एस्टीमेट बना सकते हैं, जो है समझे ना? जो भी एस्टीमेट बना दिया है डॉक्टर ने, उसका लेकर, तो पहला डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ, उसके बाद आप ओपीडी कार्ड, उसके बाद एस्टीमेट, वो लेकर आप जो है बिहार भवन में, आप जैसे दिल्ली में इलाज कर रहे हो तो बिहार भवन में जाके वहाँ चीफ मिनिस्टर के नाम से या रेसिडेंशियल कमिश्नर के नाम से एक आवेदन दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन के अंदर में वो फंड आ जाता है। सेम ये चीज़ चीज़ इलाज के बाद करवानी होती है, मतलब इलाज के बाद जब तक नहीं, इलाज इलाज चलता के है उस बाद नहीं, वक़्त तक चीज़ें इलाज के होती बाद हैं। नहीं, इलाज के ही थ्रू, जैसे आप जैसे डॉक्टर को दिखाएँ, तो दिखाने हाँ, से सेम डे पर आप एस्टीमेट ले लीजिए, हॉस्पिटल आपको एस्टीमेट बना के दे देता है। पहले दे सकती है कि ऑपरेशन पे कितना खर्च होने वाला है, ये तमाम हाँ, चीज़ें। वो दे देते हैं, हॉस्पिटल दे देते हैं एस्टीमेट बना के लमसम। उसके बाद जो अच्छा। है फिर आप क्या होगा, इसमें क्या हो गया कि हमें खर्चा आ रहा है 5 लाख रुपए का, लेकिन हमें तो 1 लाख रुपया ही मिला चीफ मिनिस्टर फंड से, तो आप सेकंड ऑप्शन जो आप अपना सकते हैं इसमें, वो प्राइम मिनिस्टर फंड, पीएम फंड। पीएम एक फंड में एक हाँ, ही बीमारी के लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएम भी और सीएम भी? जी बिल्कुल, एक साथ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आपने बाद कभी इसका पीएम करवाया है किसी का, मतलब पीएम और सीएम एक साथ? जी? किसी का आपने करवाया है एक साथ, सीएम का जी, भी जी, और जी। पीएम का भी? जी, जी, जी। अभी रिसेंटली जो एक अपने दरभंगा से ही, बिहार से एक पेशेंट आए थे, अभी लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, तो उनका भी मैंने इसी तरह से अभी कराया, और इस तरह के पेशेंट आते ही रहते हैं लोग जो है, क्योंकि
हर घर में मरीज है तो समझ लीजिए कि कितनी परेशानी झेलना पड़ता है लोगों को। और मैं दुआ करता हूँ कि कोई भी लोग जो है इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि घर परिवार के साथ-साथ पूरा जो है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फंड की बात कर रहा हूँ, पीएम फंड में, तो जो आपका लोकल एमपी है, उससे आपको लिखवाना है एक मेंबर, आप उससे वो लिख कर देंगे। उसमें भी सेम डॉक्यूमेंट देना है, इनकम सर्टिफिकेट देना है, आपको जो है रेजिडेंशियल प्रूफ देना है, डॉक्टर का जो एस्टीमेट देना है और ओपीडी कार्ड लेकर, और एस्टीमेट जो बनेगा वो ओरिजिनल लगेगा, इसका ज़रूर ध्यान दें। और ओरिजिनल जमा करना, वो लेकर आप प्राइम मिनिस्टर फंड में अप्लाई कर दें। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ बहुत समस्या ये आती है कि पीएम फंड में जो है बहुत वक़्त लग जाता है। तो मुझे टाइम बहुत लगता है, लग जाता है। हाँ, रिसेंटली तो मुझे मैंने एक बार जो है पीएमओ में मैंने कुछ पीएमओ के कुछ ऑफिसर से मैंने बात भी किया था कि जब मरीज को जो है इस पर क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट के आधार पर सिलेक्ट किया जा रहा है, कोई वेरीफाई तो जाके करता नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जाके बिहार में कोई जिला में कोई ब्लॉक पंचायत में, तो वो तो बिहार सरकार का जो डॉक्यूमेंट है उसके ही आधार पर जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो फिर ये 2 महीना 3 महीना क्यों? जब डॉ तो मैंने कहा था कि कम से कम या तो इसमें क्या होता है कि या तो मरीज जो है मर जाता है 3 महीने 4 महीने के अंदर में बगैर इलाज के, या फिर वो किसी कहीं से कर्ज लेकर हॉस्पिटल को देता है। क्योंकि देखिए अस्पताल में क्या होता है कि जब जब तक वो एडमिट रहेगा तभी तक वैलिड रहेगा। हुँ, अगर वो अच्छा। पेशेंट चला गया, तो वो फंड आया तो वापस जाएगा। सब हमें लगता है कि 50 से 60% जो है फंड पीएमओ का वो वापस चला जाता है इसी चक्कर में, इलाज नहीं हो अच्छा, पाता है। तो ये सभी बड़ी परेशानियाँ हैं। लेकिन जब जिस दिन अस्पताल जाएँ, सेम डे पीएमओ का भी पीएम फंड और सीएम फंड दोनों अप्लाई कर दें, ताकि हुँ, आपके ट्रीटमेंट होते-होते में वो फंड आ जाए। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि मुझे याद है रिसेंटली मैंने एक मधुबनी के ही आपके आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था प्रधानमंत्री जी को किसी एक मामले में, तो बहुत दिनों के बाद रिप्लाई आया था प्रधानमंत्री जी की तरफ से। मुझे लगता है अगर इतना गैप रखा जाए तो न जाने हाँ, कितने पेशेंट दुनिया बिल्कुल, से चले यही जाएँ। मैंने जो है इसीलिए बात किया था पीएमओ के कुछ ऑफिसर से कि जब डॉक्यूमेंट के ही आधार पर सिलेक्ट होना है, तो कम से कम जिस दिन हो रहा है, उसके 1 हफ्ते के अंदर में आप दे दीजिए। देखिए, ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, जो चीफ मिनिस्टर फंड मिलता है, 10 से 15 दिन में फंड आ जाता है मैक्सिमम, अच्छा, ठीक है ना? और नहीं ये बिहार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिहार भवन में ही अप्लाई होता है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो समस्या इस समय जो है, वो हमारे जो लोकल डॉक्टर हैं, जो हमारे जो आस-पास में जो हॉस्पिटल जैसे मतलब जिला में अस्पताल है, जिला के डॉक्टर हैं, वो जल्दी पेशेंट को जो है डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो वो अपने ट्रीटमेंट करते हैं। और जब पेशेंट की जब हालत खराब हो जाती है तो वो रेफर टू आईजीएमएस करते हैं, रेफर टू जो है पीएमसीएच करते हैं, रेफर टू दिल्ली एम्स करते हैं, रेफर टू सफदरजंग करते हैं। लेकिन जब तक 90% जो है पेशेंट के जो है जान निकल चुकी होती है। तो मेरा ये अनुरोध है डॉक्टर से भी कि जब आपको लगता है कि पेशेंट जो है हमारे हाथ से नहीं ठीक हो सकता है, तो उनको रेफर कर दें, क्योंकि बिहार आज एक ऐसा राज्य बन चुका है, सबसे ज़्यादा डेड बॉडी बिहार आती है, सबसे ज़्यादा। वो रीज़न यही बिल्कुल, है कि या तो पेशेंट रास्ते में डेड हो जाता है, या तो हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते डेथ हो जाता है। मैंने कितना पेशेंट को जो है एम्स में मतलब आते-आते दम तोड़ दिया। मैंने अपनी आँखों से देखा है अपने पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भी थोड़ा-सा एक समाज में जो है एक पहल होनी चाहिए कि पेशेंट को उस टाइम भी मतलब शुरुआत में ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, हम जिस जिस दौर में जी रहे हैं, हर चीज़ का ट्रीटमेंट अभी आ चुका है। तो मुझे लगता है हर बीमारी का ट्रीटमेंट आ चुका है, तो मुझे लगता है कि सही वक़्त पे इलाज चाहिए। उसके लिए हमें और आपको जागरूक होना चाहिए, इस सोसाइटी को जागरूक होना चाहिए, तभी कुछ निदान हो सकता है। एक आखिरी सवाल जो हम आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के खास करके कि जैसे कुछ पेशेंट हमारे यहाँ से बिहार से जाते हैं एम्स गए या दिल्ली में किसी भी जगह या अलग-अलग राज्यों में कहीं भी होते हैं तो कभी-कभार ऐसी खबरें आती है और काफ़ी अफ़सोसजनक होता है ये कि किसी की डेथ हो गई तो उन्हें लाने के लिए वहाँ से बिहार आने के लिए और अक्सर होता है कि गरीब आदमी है वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है उनके पास कि वो एम्बुलेंस को जो है पैसा मुहैया करा सके। तो क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम होती है कि वो डेड बॉडी नहीं, जो है घर तक पहुँचा दें? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, ठीक है ना? बस ये है कि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन जो है, एनजीओज़ जो है, आस-पास में होती है कि जो पेशेंट को जो है मतलब जो जो डेड बॉडी है उसको ले आने के लिए वो भी बहुत सारे इस तरह के एनजीओ होती हैं जो चाहती है कि पेट्रोल के खर्चा पर जो है पहुँचा दे, ये कर दे। मतलब ये है कि मिनिमम से मिनिमम हो जाए, लेकिन सरकार की सरकार कोई को इस तरह ऐसे की कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को उस पे काम करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल, बहुत मतलब ज़्यादा मुझे लगता है कि इस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए। और जितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं,
जहाँ मुझे लगता है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। ये सर्वे जो है कहीं न कहीं खतरनाक है। भारत सरकार एक रिपोर्ट देती है कि 2025 तक जो है 30% कैंसर और इंक्रीज़ होगी। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि सरकार डेटा ही देती है या मतलब डेटा पर काम भी करती है। और आप जो देख सकते हैं सोसाइटी में कि पहले ज़माने में जो है मुझे नहीं लगता था कि किडनी पेशेंट और कैंसर पेशेंट और हार्ट पेशेंट इस तरह से अभी का जो है वायरल की तरह जो है हर घर में पेशेंट मिलेंगे। या तो किडनी खराब हो रहा है, या तो हार्ट हार्ट खराब हो रहा है, या तो फिर जो है या तो जो है कैंसर पेशेंट हो रहा है, और सब खाने-पीने से ही हो रहा है क्योंकि हम लोग खाना तो खा नहीं रहे हैं, हम तो केमिकल खा रहे हैं। तो केमिकल खाने के साथ-साथ जो है हमें उस तरह का व्यवस्था भी नहीं है, हम जो है उस तरह के जो है प्रिकॉशन भी नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है इस सोसाइटी को। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अहम मुद्दे पर मुझे लगता है कि जानकारी दी, पार्टी लेवल से अलग हट करके आपने जो बातें बताई है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा यकीनन, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा वो एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक आम इंसान के लिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी ज़ात धर्म का हो, हर इंसान के लिए ये 2 बहुत ही अहम चीज़ है। और सरकार को चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, कम से कम शिक्षा और इलाज को जो है वो मुफ्त करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।